बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान अहमद और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान अहमद के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर फराडे का कानून जो रूल है, लॉ है, वो किस तरह एप्लीकेबल होता है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक कोर है जिसके ऊपर हमने वाउंड कर दिया है किसको, इस कॉइल को। ठीक है, ये लकड़ी प्लास्टिक वगैरह की बात नहीं हो रही है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके अंदर एक मटेरियल है जिसके ऊपर हमने वाउंड कर दिया है, नंबर ऑफ टर्न दे दिए हैं एक कॉइल के वायर के। अब क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट को मूव करा के इसके पास लेके आ रहे हैं। जैसे इसको मूव करा के लेके आएंगे तो जैसे इस वक्त ये इसकी लाइन ऑफ फील्ड यहाँ तक आ रही है, इसको कट नहीं कर रही, इसको पास नहीं कर रही, इसको हिट नहीं कर रही। ठीक है, तो क्या होगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड इसको हिट नहीं करेंगे जब तक इसमें सर्किट में कोई भी करंट नहीं गुजरेगा। एमीटर लगा रखा है चेक करने के लिए कितना करंट हो, तो कोई भी करंट पास नहीं होगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कट करना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शुरू होगा और करंट पास होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज तरीका कार कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आपने करंट को जनरेट कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रो इंडक्शन में दोनों चीजें आती हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर यहाँ पे फैराडे लॉ के अंदर ये कहा था कि लाइन ऑफ फील्ड फोर्सेस जो हैं या जो जितनी ज्यादा वेरी होंगी, जितनी ज्यादा चेंज हो रही होंगी, इतना ही क्या होगा इसके अंदर, इतना ही करंट इंड्यूस हो जाएगा, इतना ही इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जो जो भी बात कहना चाहें आप। ठीक है, तो फैराडे लॉ का ये है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल। इसमें एक फार्मूला ड्राइव किया है, फिर उसको स्टडी करेंगे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसको भी स्टडी करेंगे। सवाल ये बनाया हमने, एक्सप्लेन कीजिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन कीजिए फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। जो ये इंड्यूस ईएमएफ होती है, एप्सिलॉन नजर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है, ये इस किस के मैग्नीट्यूड के ऊपर ये वेरी कर रही होती है, किन फैक्टरों के ऊपर ये वेरी कर रही होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर क्या चीज होती है। ये रिलेशनशिप होता है एक्चुअली किसका, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ, इंड्यूस ईएमएफ के साथ। तो इट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनकी चेंजिंग, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, चेंजिंग। चेंजिंग मतलब ये चेंज हो रही हो। अगर ये आके यहाँ रुक जाएगी तो ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग नहीं होती। ये भी स्टॉप है, वो भी स्टॉप है, दोनों ही स्टॉप हो गए तो रुक जाएगा। तो ये फील्ड चेंज होनी चाहिए, यानी कि या तो ये पास आ रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता पास आ रहा हो, या आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा हो, कोई सा भी केस हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ेंगे इंड्यूस ईएमएफ के साथ, या वोल्टेज इन द क्लोज सर्किट। इस क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसके साथ क्या रिलेशन होगा, जो इंड्यूस वोल्टेज है उसके साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। ये तो हो गया सिंपल एक रिलेशनशिप बताया, इंट्रोडक्शन बताया। अब डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इंड्यूस इन द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब ये ओपन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ करंट से एमीटर करंट कर रखा है, जहां भी एमीटर दिखा रहे हैं आपको। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी, अंदर सर्कुलेट करेगी, करंट पास हो रहा होगा। इन द क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। देखो, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारे पास वो तो फाई हो गया, लेकिन जब रेट का लफ्ज लगाया तो उसका मतलब डिवाइड भी हो रहा होगा टाइम से, यानी कि फ्लक्स को डिवाइड कर दें टाइम से। तो फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम जो है इसे कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, ये कहलाएगा यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कहता है ये जो इंड्यूस ईएमएफ हैं, जो इप्सिलॉन नजर आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे यही होगा, लाइन ये जैसी करीब आता जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, करीब आने की वजह से नतीजा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, तो इसमें जो कॉइल है इसके अंदर जनरेट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और क्या होगा, इंड्यूस हो जाएंगे वोल्टेज, नतीजा क्या होगा, करंट इसमें से पास हो रहा होगा। तो इसका फार्मूला ये है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। बुक ने रिलेशन सिंपल डायरेक्ट फार्मूला से स्टार्ट किया हुआ, हमने वहीं पे चला, लेकिन चाहते तो हम एप्सिलॉन को प्रोपोर्शन करके रेट ऑफ चेंज डिवाइड बाय टाइम भी कर सकते थे। जब प्रोपोर्शनली खत्म करते तो माइनस एन भी लगा देते हैं, लेकिन अभी हमने डायरेक्ट जो बुक ने दिया हुआ है जनरल सब जगह पे यही है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ, ये एप्सिलॉन का मतलब इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स बाय टाइम। यहाँ पे ये जो हम एप्सिलॉन कहते हैं इसको इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जिसको ईएमएफ भी कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है।
इंड्यूस ईएमएफ है, जैसे यहाँ पे वोल्ट भी कह रहे हैं तो वो वोल्ट ही होता है, वोल्टेज जनरेटर होते हैं उसके अंदर। फाइव बाय डेल्टा टी हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ना कहें, पूरा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन अगर चाहें तो इसको मिला के भी कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर या भले इसको रहने दीजिए, इसको डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के साथ साथ ये चेंज होती रहे इसकी फ्लक्स की डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे। इट्स यूनिट क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स से तो फ्लक्स का यूनिट होता है हमारे पास वेबर, और टाइम का सेकंड, तो क्या हो गया, वेबर पर सेकंड हो गया, वीपी ऑब्लिक एस, या इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। वेबर पर सेकंड आएगा, वो क्या आएगा, वो एप्सिलॉन के बराबर आएगा, जो है वो इंड्यूस ईएमएफ है, तो यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसको यानी कि वेबर पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट। अगर ये आपको एमसीक्यू दिया जाए ई कैट एम कैट के अंदर, कहा जाए कि वेबर पर सेकंड बराबर है किसके, टेस्ला के, वेबर पर सेकंड बराबर है मीटर पर स्क्वायर के, वेबर पर सेकंड बराबर है वोल्ट के, तो या एम्पियर के, तो याद रख लीजिए वो वोल्ट के बराबर होगा यहाँ पे। एन जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ टर्न होते हैं किसके, वो कॉइल के, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन, ये तो आ गया इंड्यूस ईएमएफ हो गया, ठीक है, इसका यूनिट वोल्ट है हमारे पास। ये डी फाइव बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टाइम हमारे पास है, इसका यूनिट क्या है, वेबर पर सेकंड है, या इसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एन बचा, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न, यानी जैसे एक टर्न हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, कितने टर्न दे रहे हैं हम उस कॉइल को, कितने चक्कर दे रखे हैं हमने कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न को आंसर। अब रह गया माइनस, तो कहता है नेगेटिव साइन जो है इट इंडिकेट द इंड्यूस ईएमएफ अपोजिज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इसमें इंड्यूस होगा वोल्टेज, वो अपोज करेगा इसी को, इसी की ही रुकावट करता है, इसी को ही रोक रहा होता है, जिसने इसको जनरेट किया है वो उसी की मुखालफत कर रहा होता है। तो निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगा, इंड्यूस जो हुआ जो एमएफ, जब ये फील्ड कट करेगी इसमें इंड्यूस हो जाएगा जो वोल्टेज, वो इसी को रोकेगा। क्यों रोकेगा इसको, जब ये यहाँ से करंट की डायरेक्शन अगर चेक करेंगे उसका अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, नतीजा क्या होगा, नॉर्थ से नॉर्थ क्या होंगे, वो रिपल्जन होगी, रिपल्जन होगी, तो आना करीब चाह रहा है लेकिन वो चाहेगा कि ये दूर चला जाए। ये मैं लेंस लॉ में समझाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, उसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो अपोज करेगा किसको, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, वो रोकेगा, इसको करीब आने से रोकेगा। कौन, ये इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसको मैग्नेट को करीब आने से रोकेगा, नहीं रिपल्जन हो जाएगा। रिपल्जन कब होगा, यहाँ भी एक नोड जनरेट हो जाएगा। लेंस लॉ का इंतजार कीजिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, उसमें बाकायदा इसको हम समझाएंगे आपको डिटेल के अंदर। तो ये फार्मूला था, फैराडे लॉ ने ये कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ, सॉरी, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। जितना भी वोल्टेज जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, ठीक है जी। ये सिंपल सा एक टॉपिक था हमारे पास। इफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं तो यहाँ देख लीजिए इसके। इफेक्टिंग फैक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ये जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, सेवरल फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके मैग्नीट्यूड पे इंड्यूस ईएमएफ के। प्राइमरी फैक्टर जो है, जो मेन की फैक्टर है, वो फार्मूले में नजर आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग आ रही है, तो यहाँ पे लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इफ द रेट ऑफ चेंज, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज हायर, अगर ये वैल्यू डेल्टा डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी, यानी कि ये जो फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज फ्लक्स अगर ये हाई आ जाए, ये यानी कि बहुत ज्यादा फर्क, ज्यादा ही चेंज बढ़ता चला जाए इसका, इतना ही ज्यादा वो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज हायर, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट हायर होगा, ड्यू टू विच, उसके वजह से क्या होगा, हायर द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, इस कॉइल के अंदर इतना ही ज्यादा वोल्टेज क्या होगा, वो जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से हम कहेंगे इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज लोअर, अगर रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, वो कम है, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, वो कम होगा। ये एक सवाल आपको बन सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हाई होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा या कम होगा, तो जाहिर बात है अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा या इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच द स्मॉलर द इंड्यूस ईएमएफ इन द। अब अगर कम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स स्मॉलर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी स्मॉल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर रेट बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर इसकी वैल्यूज बढ़ेंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हाई होंगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा, अगर ये वैल्यूज कम होंगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम हो जाएगी। डी फाइव बाई डी टी की बात हो रही है।
फिर आ गए एन के ऊपर, तो नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल ड्यू टू विच हायर द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इतना ही ज्यादा इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो दो बातें तो पता चल गई आपको, एक तो पता चला मैग्नेटिक फ्लक्स का, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा, रेट ऑफ चेंज कम होगा तो ये कम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न कम होंगे तो वो भी कम हो जाएगा। मैंने वाइस वर्सा समझ लीजिए, मैंने ज़्यादा डिटेल में इसको बताया नहीं। तो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल ड्यू टू विच द हायर द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में इतना ही ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एरिया, ठीक है, तो एरिया जो है हमारे पास, लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल विल ग्रेटर द हायर चेंज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच हायर द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। कहता है कि अगर कॉइल का एरिया बढ़ा दें, एरिया का मतलब कहते हैं लेंथ और विड्थ, यानी कि अगर पतला तार है तो कम क्या कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ बढ़ेगा, अगर मोटा तार होता चला जाए, कंडक्टर थिक होता चला जाए तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होता जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में आते लेंथ और विड्थ, यानी कि पतला तार है तो कम इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, मोटा तार होगा तो ज्यादा पैदा होगा। इसका भी एमसीक्यू बन सकता है, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इज लोअर द इंड्यूस ईएमएफ विल बी स्मॉलर, लोअर, इक्वल, नीदर, कुछ भी बना सकते हैं सवाल करके। तो याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम कर दिया है हमने तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कॉइल का बढ़ गया है तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द कॉइल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिस डायरेक्शन में कॉइल है उसी पे क्या कहते हैं, जैसे फील्ड आके हिट कर रही है, यहाँ दिखा देते हैं आपको, जैसे फील्ड आके हिट कर रही है और कॉइल की डायरेक्शन ऐसे, तो परपेंडिकुलर होगा तो वो मैक्सिमम बन जाएगा, और अगर ये कॉइल की डायरेक्शन ऐसे ऐसे हो और बिल्कुल ही पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, वहां पे वो मिनिमम हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल आर परपेंडिकुलर, जाहिर बात है ये हमारे पास कॉइल टर्न इस तरह चढ़े हुए हैं, ठीक है ना, टर्न की लेंथ क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है लेंथ, ठीक है, लेंथ इस तरह से चढ़ा और फील्ड ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन देम 90 हो जाएगा। अगर एंगल 90 हो गया तो बिटवीन देम तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए, यानी कि इस तरह से टर्न इस तरह से, यानी कि इस तरह से बना हुआ है और वो पैरेलल हो जाए, अगर वो पैरेलल हो जाए, एंगल बिटवीन देम 0 हो जाए तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये भी ई कैट एम कैट का सवाल है आपके पास। तो कहता है कि अगर फैराडे लॉ के मुताबिक अगर एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल विल बी 90, अगर एंगल के दरमियान क्या है वो 90 है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, ये इक्वल होगा। तो याद रख लीजिए वो मैक्सिमम होगा एंगल बिटवीन देम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल इनके दरमियान में अगर एंगल 90 बन गया, इनके दौरान एंगल क्या बन गया, वो 90 बन गया, तो याद रख लीजिए वहां पे मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, वो जनरेट हो जाएगा। इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोड दिखा रखा है मैंने, एक इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब टर्न्स इस तरह से इसके ऊपर वाउंड हुए में, तो लेंथ इस तरह से आ रही है, फील्ड इस तरह से आ रही है तो 90 का एंगल बन जाएगा। अगर इसको ऐसे कर दिया मैंने और कॉइल को इस तरह वाउंड किया हुआ है, अब क्या है कि ये और इसके दौरान क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो गया तो याद रख लें एंगल 0 बनेगा, परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 90 बनेगा, 90 एंगल के अंदर मैक्सिमम होगा और पैरेलल के अंदर 0 एंगल होगा, उसमें वो मिनिमम हो जाएगा। 90 से भी दे सकते हैं, 0 से भी दे सकते हैं, एंगल से, जो भी कहना चाहें आप। लास्ट इसमें फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर है, प्रेशर है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, and the environmental condition can affect the induced EMF, especially किसके अंदर, in the situation of non-linear magnetic property of material। अगर ये जो हम कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये वाउंड किया हुआ है, अगर वो नॉन फेरोमैग्नेटिक है तो इतना मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, इसके ऊपर माउंट कर लें, इतना अच्छा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट वो नहीं करेगा। फेरोमैग्नेटिक होगा तो वो इतना ही अच्छा ज़्यादा वो जनरेट करेगा। लेकिन ये लेंस लाता है, होपफुल आपको समझ आया होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।